Hello my dear friends, welcome to Triumph Academy, an innovative learning platform. प्रीवियस लेक्चर में हमने विधि के जनरल कंसेप्ट के बारे में पढ़ा। आज हम विधि का पहला टॉपिक ओनरशिप यानी स्वामित्व के बारे में पढ़ेंगे। स्वामित्व क्या होता है? एक विशिष्ट वस्तु पर एक विशिष्ट वैधानिक अधिकार, यानी कि कोई भी स्पेसिफिक वस्तु है, मान लीजिए एक टेबल है, आपका अगर उस पर लीगल राइट है तो वो क्या होगा, आपका उस पर ओनरशिप होगी, उसका स्वामित्व होगा, यानी कि आप उसके मालिक होंगे, लीगल मालिक होंगे। एक होता है कब्जा, एक होता है स्वामित्व। कब्जा तो होता है कोई भी वस्तु पर भौतिक नियंत्रण, यानी कि आपका फिजिकल कंट्रोल है कोई भी चीज़ पे, तो वो तो हो गया कब्जा। और फिजिकल के साथ आपका लीगल कंट्रोल भी है, तो वो हो जाएगी आपकी ओनरशिप। अब बात करते हैं अधिकार। ये अधिकार कह रहा है कि एक शक्ति का पर्याय है, यानी कि जिसके पास अधिकार होंगे तो उसके पास शक्ति तो होगी। अगर जिसके पास शक्ति होगी, क्योंकि स्वामित्व क्या है, एक अधिकार ही तो है, अगर अधिकार है तो उसके पास शक्ति होगी, तो स्वामित्व भी किसका पर्याय हो गया? शक्ति का पर्याय होगा। जिसके पास स्वामित्व होगा उसके पास शक्ति होगी कि वो अपनी संपत्ति से किसी को भी अपवर्जित कर सकता है। स्वामित्व का विकास धीरे धीरे हुआ, जैसे जैसे सभ्यता विकसित हुई वैसे वैसे स्वामित्व का विकास हुआ, क्योंकि पहले मानव घुमंतु जीवन था और मानव का जीवन घुमंतु से चलवासी की ओर बढ़ा, वैसे वैसे स्वामित्व की धारणा का विकास होता चला गया। उसके अंदर तेरे मेरे की भावना उत्पन्न हुई और इस जो स्वामित्व की अवधारणा थी उसकी उत्पत्ति हुई थी प्राचीन रोमन कानून के अंदर। प्राचीन रोमन कानून के अंदर स्वामित्व की धारणा की उत्पत्ति हुई। अब स्वामित्व के संबंध में दो धारणाएं हैं, एक है पश्चिमी धारणा, एक है भारतीय धारणा। पश्चिमी धारणा के अंदर अपने दो पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे रोमन विधि और एक पढ़ेंगे सेकंड पढ़ेंगे इंग्लिश विधि यानी आंग्ल विधि, और सेकंड वाली थी भारतीय अवधारणा। तो पहले पश्चिमी अवधारणा पढ़ते हैं कि रोमन विधि के अंदर सर्वप्रथम इस अवधारणा का विकास हुआ था। तो इसके अंदर स्वामित्व क्या था? इसके अंदर स्वामित्व को तो डोमिनियम और कब्जे को पोजेसियो कहा गया था। स्वामित्व को क्या कहा गया था? डोमिनियम, और कब्जे को क्या कहा गया था? पोजेसियो। स्वामित्व यानी डोमिनियम। अब स्वामित्व का अर्थ क्या था कि वस्तु पर संपूर्ण अधिकार, यानी एब्सोल्यूट राइट है ना कोई भी चीज़ पर, तो वो क्या होगा? डोमिनियम होगा। और पोजेसियो क्या होगा? भौतिक रूप से नियंत्रण, यानी कि कोई भी चीज़ पर फिजिकल कंट्रोल क्या होता है? पोजेसियो यानी कब्जा। और कोई भी वस्तु पर एब्सोल्यूट राइट यानी संपूर्ण अधिकार क्या होता है? डोमिनियम। इसलिए इसने स्वामित्व को अधिक महत्व दिया, क्योंकि किसी वस्तु पर भौतिक नियंत्रण होने से संपूर्ण अधिकार ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अब कोई वस्तु है, उस पर एक तो आपका भौतिक नियंत्रण है, एक आपका संपूर्ण नियंत्रण है, तो दोनों में से अच्छा कौन सा होगा? संपूर्ण नियंत्रण वाला। इसलिए इसने स्वामित्व को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना। सेकंड आंग्ल विधि। आंग्ल विधि के अंदर क्या हुआ कि जो स्वामित्व शब्द का यूज़ था 1853 के अंदर हुआ, और स्वामित्व का जो विकास है, यानी कि जो कंसेप्ट का विकास, स्वामित्व के कंसेप्ट का विकास, वो कब्जे के बाद में हुआ। क्योंकि पहले ये भ्रांति थी कि कब्जे की धारणा के अंतर्गत ही क्या है? स्वामित्व की धारणा निहित है। इसलिए उन्होंने कब्जे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी और स्वामित्व को कम, क्योंकि उन्होंने सोचा कि स्वामित्व जो है कब्जे के अंदर ही निहित है, इसलिए अगर कब्जा है तो अपना स्वामित्व है। फिर अपने पढ़ते हैं स्वामित्व की भारतीय अवधारणा। प्राचीन काल में स्वामित्व की अवधारणा का विकास भारत में हुआ। प्राचीन काल में हो गया था भारत के अंदर स्वामित्व की धारणा का विकास। इसके अनुसार था कि कोई भी वस्तु है उस पर वैधानिक हक होना, यानी कि कोई भी वस्तु है उस पर वैधानिक हक और उसके कब्जे और उपभोग करने का अधिकार भी अगर उसके अंदर निहित है तो वो क्या होगी? स्वामित्व होगा। ब्रह्म पुराण के अंदर वैधानिक तरीके से स्वामित्व अर्जित करने के कितने तरीके बताए गए हैं? 7। वो विक्रय के आधार पर, यानी आप बेचते हैं उसके आधार पर स्वामित्व के कितने प्रकार होते हैं? 2। एक होता है संपूर्ण स्वामित्व, एक होता है सीमित स्वामित्व। संपूर्ण स्वामित्व यानी कि आपका कोई घर है, उसको आपने बेच दिया, तो वो तो हो गया, उस व्यक्ति को आपने संपूर्ण स्वामित्व दे दिया, अब आपका उस पर कुछ अधिकार नहीं रहा। और सेकंड है सीमित स्वामित्व। जैसे आपका कोई घर है, उसको आपने किराए पर लगा दिया, तो उसका भी तो आपका उस पर क्या हो गया? सीमित स्वामित्व, यानी कि आपने एक अनुबंध कर लिया कि
मैं आपको 1 साल के लिए घर किराए पे दे रहा हूँ, तो 1 साल तक उसको आप निकाल नहीं सकते बिना किसी वैधानिक कारण के। ठीक है, तो आपका उस पर क्या हो गया, सीमित स्वामित्व हो गया, लेकिन स्वामित्व है आपका उस पर। लेकिन जो से ऊपर वाला फर्स्ट वाला था संपूर्ण स्वामित्व, उसमें आपका स्वामित्व हट जाता है। स्वामित्व स्थानांतरित करने का उचित तरीका मनुस्मृति में भी विक्रय के आधार को ही माना। और स्वामित्व अब अपने सबसे पहले क्या पढ़ा, एक पश्चिमी अवधारणा पढ़ी, एक भारतीय अवधारणा पढ़ी। अब कुछ जो थिंकर्स हुए थे, कुछ पश्चिमी विचारक, कुछ भारतीय विचारक, उन्होंने स्वामित्व के बारे में क्या कहा वो पढ़ लेते हैं। क्योंकि आपके RS मेंस के जो लॉ के टॉपिक है उसके अंदर प्रीवियस ईयर्स के अंदर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सामन ने स्वामित्व को किस प्रकार परिभाषित किया, या ऑस्टिन ने किस प्रकार परिभाषित किया, या प्रोगे ने किस प्रकार परिभाषित किया। तो पहले पढ़ते हैं ऑस्टिन। ऑस्टिन कहता है स्वामित्व क्या है, कोई निश्चित वस्तु है, उस पर ऐसा अधिकार है जो उपयोग की दृष्टि से तो क्या है, अनिश्चित है, इनकी कोई फिक्स नहीं है, और व्ययन की दृष्टि से यानी कि यूज डिस्पोजिशन की दृष्टि से अनिर्बंधित है, यानी कि आप उसको रोक नहीं सकते, और अवधि की दृष्टि से क्या है, असीमित है। वहाँ कटहल लगा हुआ है तो इंदर बाहर सकते हैं। ऑस्टिन की परिभाषा के अनुसार स्वामित्व निम्न तत्व है, यानी कि उपयोग की दृष्टि से अनिश्चित कैसे है, कि उसने कहा कि स्वामी को वस्तु के उपयोग का पूर्ण अधिकार होता है, और उसके अंदर अन्य व्यक्ति उसके अंदर क्या नहीं डाल सकता, विघ्न नहीं डाल सकता, परंतु इस उपयोग से अन्य व्यक्तियों को क्षति नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है व्ययन की दृष्टि से अनिर्बंधित, यानी कि स्वामी अपनी वस्तु का उपयोग इच्छा अनुसार व्ययन कर सकता है और उसका डिस्पोजिशन कर सकता है, जैसे दान करके, विक्रय करके, उपहार देकर। अवधि की दृष्टि से असीमित है, क्योंकि अनलिमिटेड है। अगर कोई भी स्वामी है उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके जो उत्तराधिकारी है उसके अंदर स्वामित्व निहित हो जाता है। इसकी आलोचना देखते हैं, ऑस्टिन की थ्योरी की आलोचना क्यों की जाती है, क्योंकि स्वामित्व तो एक अधिकार नहीं जबकि अधिकारों का एक समूह है, जिसमें से अगर यदि कुछ अधिकार किसी को दे दिए जाए तो भी आपका स्वामित्व बना रहता है। जैसे आपका घर है, आपने उसको किराए पर लगा दिया तो आपने उसमें से कुछ अधिकार उस किराएदार को दिए हैं, लेकिन आपका जो स्वामित्व है उस पर बना हुआ है। व्ययन का अधिकार अनिर्बंधित नहीं है, क्योंकि सरकार उस पर उचित प्रतिबंध लगा सकती है, जैसे संपत्ति के अवैध उपयोग पर रोक, जो अतिक्रमण करते हैं, अधिग्रहण करते हैं। स्वामित्व की अवधि असीमित नहीं है, क्योंकि सरकार राज्य या जनहित के लिए इसको ले भी सकती है। जैसे जनहित में अधिग्रहण किया जाता है, कोई भी मान लो सार्वजनिक प्रयोग में सरकार ले सकती है, जैसे ट्रेन बनानी है और उस रास्ते के अंदर आपका घर आ रहा है तो सरकार उसको अधिग्रहित कर सकती है, उसकी कंपनसेशन अमाउंट आपको दे दी जाएगी। सामन के अनुसार सामन ने ऑस्टिन की परिभाषा को परिमार्जित किया, इसलिए सामन के अनुसार स्वामित्व की परिभाषा का क्वेश्चन RS मेंस के अंदर पूछा गया था। उसने कहा कि व्यक्ति और उसके अंदर निहित जो अधिकारों का जो संबंध है, व्यक्ति और जो उसके अंदर निहित अधिकार, उनके बीच का जो संबंध है वो क्या होता है, स्वामित्व होता है। यानी कि कहता है कि स्वामित्व व्यक्ति में निहित समस्त अधिकार है जिन्हें व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के विरुद्ध प्रयोग करता है। उसने स्वामित्व की निराकार परिकल्पना की परिभाषा दी। अब इसकी आलोचना देखेंगे तो आप ये नहीं समझ पाएंगे कि स्वामित्व की जो निराकार परिकल्पना है वो क्या थी। एक ये होगी, दूसरी उसने जो अधिकारों के बीच के संबंध का है वो भी नहीं समझ पाएंगे अपने, इसलिए ये दोनों क्या हो जाएंगी, आलोचनाएं हो जाएगी। अब ऑस्टिन और सामन की देख लेते हैं स्वामित्व के बारे में क्या क्या थी। ऑस्टिन ने तो कहा था कि भौतिक वस्तुओं तक सीमित रखा, यानी कि उसने वस्तु तक रखा, उसने अधिकार का कोई शब्द नहीं यूज किया। जबकि सामन ने क्या कहा, अधिकार रूप में भी इसको स्वामित्व को देखा है। उसने कहा कि स्वामित्व के अंदर निम्न अधिकार भी है, जैसे कब्जे का अधिकार भी स्वामित्व के अंदर शामिल है, उपयोग और उपभोग का भी, व्ययन और नष्ट करने का, असीमित काल तक स्वामित्व को बनाए रखने का, और कुछ अवशिष्ट अधिकार भी शामिल है। अब इसकी आलोचना कि स्वामित्व किसी वस्तु का होता है ना कि अधिकार का, आलोचना होगी ना। सेकंड, निराकार स्वरूप समझना जटिल है, क्योंकि इसकी कोई परिभाषा तो है नहीं, या कोई इसका फिक्स रेशियो तो है नहीं कि ये इतना ही है कि ये निराकार स्वरूप ये होगा, इसलिए इसकी आलोचना ही हो जाती है। हॉलैंड क्या कहता है, हॉलैंड कहता है स्वामित्व किसी वस्तु पर संपूर्ण नियंत्रण है, जिसमें स्वामित्व किसी वस्तु पर क्या है कि संपूर्ण नियंत्रण है, जिसके अंदर कब्जे, व्ययन और उपभोग का अधिकार सम्मिलित है। रिबर्ट,
पिवट क्या कहता है, 4 अधिकार बताता है कि स्वामित्व के अंदर 4 अधिकार समझ लेता है। एक तो किसी वस्तु के प्रयोग का अधिकार, अब प्रयोग करेगा तो क्या है कि दूसरों को अपवर्जित भी रख सकता है कि कोई दूसरे ना कर ले। तो सेकंड क्या हो जाएगा, दूसरों को अपवर्जित करने का। और अपवर्जित कर लिया, प्रयोग कर रहा है तो क्या हो रहा है, व्ययन भी हो रहा है, तो व्ययन का अधिकार। और अव्ययन कर लिया तो उसके पास अधिकार है कि वो उसे नष्ट भी कर सकता है, तो नष्ट का अधिकार। स्वामित्व की विशेषताएं देख लेते हैं या आवश्यक तत्व कौन से हैं। तो स्वामित्व पूर्ण अथवा निर्बंधित हो सकता है, ठीक है, एब्सोल्यूट भी हो सकता है और निर्बंधित भी हो सकता है। विशेष परिस्थितियों में स्वामित्व पर उचित प्रतिबंध भी लगाए जा सकते हैं। और स्वामी को स्वामित्व का अस्तित्व बनाए रखने के लिए कुछ टैक्स और उसका शुल्क भी देना पड़ता है, जैसे हाउस टैक्स वगैरह भी देना पड़ता है। स्वामित्व वाली वस्तु का उपयोग अन्य व्यक्तियों को क्षति पहुंचाने के लिए नहीं किया जा सकता और इसका अनुचित व्यय नहीं कर सकते आप। और स्वामी का अधिकार शाश्वत अर्थात अवधि की दृष्टि से असीमित होता है, ये भी बात है, लेकिन कुछ अपवादों के अंदर उसका असीमित भी नहीं होता। स्वामी अन्य व्यक्तियों को संपत्ति से अपवर्जित भी कर सकता है। मृत्यु हो जाने पर उसके जो अधिकार है, उसका जो स्वामित्व है, उसके उत्तराधिकारियों में निहित हो जाता है। पागल, अवयस्क, जो मेंटली डिसेबल्ड व्यक्ति है वो स्वामित्व के अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते। और जो संपत्ति का जो हक है उसका हस्तांतरण किसके माध्यम से होता है, जो कानूनी दलाल होते हैं उनके माध्यम से होता है। और स्वामित्व के प्रयोग से अन्य व्यक्तियों को क्षति भी नहीं पहुंचनी चाहिए। और इसके अर्जन के तरीके देखें, मनुष्य स्मृति के आधार पर बताए हैं, ग्रहण, विजय, दान, विक्रय, लाभ, बंटवारा करके। और भारतीय विधि के अनुसार कहता है कि हर वह तरीका वैध है जिसको विधि ने मान्यता दे रखी हो। इसलिए कहता है कि विधि के नियमों के अंतर्गत ही क्या होगा, स्वामित्व का हस्तांतरण किया जा सकता है। भारतीय विधि कहती है स्वतंत्र सहमति प्रतिफल सहित या प्रतिफल रहित हस्तांतरण हो सकता है। प्रतिफल सहित यानी कि आप कोई चीज़ को बेचे, कोई मकान को बेचा तो उसके जगह आपको अमाउंट मिलेगी। और प्रतिफल रहित यानी कि आपने दान दे दिया तो उसके अंदर आपको कोई प्रतिफल नहीं मिल रहा। स्वतंत्र सहमति क्या होती है, जब आप बिना दबाव के कोई चीज़ को दे रहे हो तो वो स्वतंत्र सहमति होती है, जिसके अंदर आपका ना कोई आपके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन किया हो, ना कोई फ्रॉड या अनडाइस इफेक्ट ना किया हुआ हो। कब्जा और स्वामित्व में क्या क्या डिफरेंस है वो भी देख लेते हैं। ये वस्तु पर भौतिक नियंत्रण दर्शाता है, जबकि ये क्या है, स्वामित्व क्या होता है, वास्तविक नियंत्रण होता है। कब्जे का अधिकार स्वामित्व में शामिल नहीं है, जबकि स्वामित्व के अंदर कब्जा शामिल है, जो सामान्य ने बताया था। कब्जा स्वामित्व का क्या है, आभास है, जबकि स्वामित्व क्या होता है, वास्तविक होता है। कब्जा का जो हस्तांतरण का तरीका है वो सरल है, लेकिन स्वामित्व के हस्तांतरण का तरीका क्या है, कठिन है। और कब्जे में कब्जेदारी का संबंध वस्तुतः होता है, इनकी वस्तु के साथ ही होता है, लेकिन इसके अंदर स्वामी वस्तु संबंध विधित होता है, यानी कि लीगल होता है। टाइप्स ऑफ ओनरशिप, मूर्त, अमूर्त, एकल और सह स्वामित्व, निहित और संभाव्य, संपूर्ण और सीमित, विधिक और सामयिक, न्यास और लाभकारी, 6 टाइप है। मूर्त क्या होता है, भौतिक वस्तु पर स्वामित्व होना, जैसे गाड़ी, बंगला। अमूर्त जैसे किसी अधिकार पर, जैसे बौद्धिक संपदा अधिकार में आपने कोई पेटेंट ले रखा है, कॉपीराइट ले रखा है, इंडस्ट्रियल डिजाइन ले रखा है, जीआई टैग ले रखा है, वगैरह वगैरह। एकल व सह स्वामित्व क्या होता है, जैसे एकल कोई एक व्यक्ति का, सह स्वामित्व एक से ज़्यादा व्यक्तियों का स्वामित्व पर अधिकार होना। निहित और संभाव्य यानी कि अगर निहित तो जब होगा जब इस स्वामित्व प्राप्त करने की सभी शर्तें पूर्ण कर दी हो या वो पहले से ही पूर्ण हो तो वो निहित। और संभाव्य क्या होगा, शर्तें अपूर्ण रहती है, यानी कि जब पूर्ण हो जाएगी तो वो किस में हो जाएगा, निहित में चेंज हो जाएगा। संपूर्ण और सीमित, संपूर्ण बिना किसी शर्त के वस्तु के उपयोग का अधिकार, और सीमित वस्तु पर सीमित उपयोग उपभोग व्ययन का अधिकार, जो संविदा द्वारा सीमित किया जा सकता है। विधिक स्वामित्व यानी कि विधि के नियमों के अनुसार स्थापित किया हुआ स्वामित्व। और सामयिक यानी कि कुछ शेयर, आपने कंपनी के अंदर कुछ शेयर ले रखे हैं तो आप उसके इक्विटी शेयर होल्डर हो आप उसके। विधिक आपका संपूर्ण स्वामित्व नहीं है, कुछ अंश आपका उसके अंदर स्वामित्व के रूप में है। फिर न्यास और लाभकारी, कोई भी यानी कि स्वामित्व जब बिना किसी लाभ के हो तो वो न्यास, और लाभकारी जब वस्तु का उपयोग लाभ के लिए किया जाए। गांधी जी ने भी न्यासधारिता की संकल्पना दी थी। ओके फ्रेंड्स, तो अपने ने पढ़ लिया आज स्वामित्व के बारे में। कल अपने डिस्कस करेंगे कब्जे के बारे में। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। Thank you. Have a nice day.